नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक संगठन के बारे में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सारे इन संगठनों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में नाटो, G20, ब्रिक्स, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान, सार्क, इन सब संगठन, ये सारे विषय एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, जो ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस के तहत आता है और जीएस में पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और जो स्टेट सर्विस हैं और उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें करंट अफेयर्स में भी जो वैश्विक घटनाएं होती रहती हैं और इसमें कई सारा टॉपिक जो है विषय, वो सामान्य विज्ञान जो सोशल साइंस में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इन सब विषयों पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इन सब संगठनों के बनने के उद्देश्य, क्रियाकलाप, इसकी क्षमता क्या है, इनमें कैसे कार्य होते हैं, विश्व व्यवस्था में ये संगठन कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सब विषयों को आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध हो, जिससे आपको इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखने में आसानी हो, जवाब देने में। आज हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक, BIMSTEC, ये शब्द मिलके बना है। इसको हिंदी में हम लोग अंग्रेजी में एक तरह से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जाता है। इन सारे शब्दों के जो पहले अक्षर है, इसको मिला के बिम्स्टेक नाम पड़ा है इसका। ये संगठन मुख्य रूप से 1997 में घोषणा के माध्यम से यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त नाम BIMSTEC था, BIST-EC। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया। इसमें ई जोड़ा गया। फिर 2004 में, वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदल के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। ये संगठन 1997 में अस्तित्व में आया, लेकिन बीच के वर्षों में इसमें कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। छोटी मोटी बैठकें होती रही और बीच बीच में सदस्य राष्ट्र इसमें और जुड़ते रहे। जैसे बीच में नेपाल, भूटान जुड़ा, उसके बाद उसके पहले श्रीलंका शामिल हुआ। लेकिन 2014
कि भारतीय गवर्नमेंट बदलने के बाद नरेंद्र मोदी ने ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया। पूर्व की तरफ देखो, इसको हिंदी में हम लोग पूर्व की तरफ देखो पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया कि जो भारत के पूर्वी छोर पे जो देश हैं उनके साथ और अच्छे से साथ में मिलकर कार्य किया जाए, जिससे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, कृषि विस्तार, पर्यावरण, आतंकवाद, ड्रग्स रोकथाम, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, मतलब इन सब चीजों पे काम किया जाए। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर है। इसके 7 सदस्यों में 5 दक्षिण एशिया से हैं और जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है तथा 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आते हैं। इन 7 देशों को मिलाकर बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। लेकिन 2016 जो सार्क सम्मेलन के स्थगित होने के बाद इसमें काफी ध्यान दिया है भारतीय सरकार ने और अब एक तरह से इन देशों के साथ कोऑपरेशन करके अपनी जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। बिम्स्टेक का जो मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, संयुक्त राष्ट्र के साझा हितों के क्षेत्रों में सभी सहयोग और पारस्परिक सहायता प्रदान करना, बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे देशों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। बिम्स्टेक का जो सिद्धांत था इसमें सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, कभी किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न करे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के भावना से एक दूसरे के विकास में सम्मिलित होना और पारस्परिक लाभ सभी देशों का और सदस्य देशों के मध्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय एक अन्य विकल्प प्रदान करना। ये एक तरह से सार्क का ही विस्तृत रूप है। सार्क के निष्क्रिय होने के बाद ये संगठन मतलब अस्तित्व में तो पहले आ गया था 1997 में, लेकिन इस पे काम जो है वो 2016 के बाद से ज्यादा प्रभावी ढंग से स्टार्ट हुआ है। इस क्षेत्रीय संगठन की जो क्षमताएं हैं या संकट दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है। इन देशों के आपस में सुदृढ़ संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद प्रशांत महासागर विचार केंद्रों की क्षमता, एक ऐसा स्थान जहां पूर्वी और दक्षिणी एशिया की संप्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग मंच प्रदान करना एक सार्क संगठन है और एक दक्षिण पूर्व की तरफ जो आसियान संगठन है जिसमें 10 देश हैं। सार्क संगठन में म्यांमार और थाईलैंड भी है। आसियान देशों में म्यांमार और थाईलैंड शामिल है और वो बिम्स्टेक में भी वो सदस्य है। तो एक तरह से ये संगठन बिम्स्टेक पुल का काम करता है इन संगठनों में। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1 अरब 75 करोड़ के करीब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 24% है और
4 ट्रिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बिम्स्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है। दुनिया की कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। जो विश्व व्यापार में जो माल एक देश से दूसरे देश को परिवहन होता है, उसमें से 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है, जिससे एक तरह से आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस संगठन की जो महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं हैं, कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना, यह परियोजना भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ती है। कालाधान म्यांमार एक जगह है जहां भारत एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बना रहा है, जिसमें हवाई, सड़क और जल परिवहन को एक साथ और रेल परिवहन को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि वहाँ से आयात निर्यात सुगमता से हो सके, और खासकर भारत के पूर्वी राज्यों से और म्यांमार के जो क्षेत्र हैं उसमें आर्थिक गतिविधियां और तेजी से बढ़ें। इसी तरह एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, जो मैंने पहले आसियान संगठन के बारे में बात की थी, तो उसमें बताया था कि म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ने वाला भारत एक रोड बना रहा है, जो लगभग 1400 किलोमीटर के करीब है, जिसमें भारत फंड कर रहा है। वो 3 देशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह भारत भूटान, भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता, यात्रा और माल परिवहन को निर्बाध प्रवाह हेतु एक समझौता किया है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये चारों देश मिलकर एक मोटर वाहन समझौता किया है कि एक दूसरे देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए, मतलब जो माल लेके गाड़ियां आती जाती हैं, ट्रेन या ट्रक, उसके लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। और भी कई क्षेत्रों में भारत इन देशों की सहायता कर रहा है। मुख्य रूप से भारत नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ भी हैं, और एक तरह से भारत इस क्षेत्र में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी उभरा है, जिससे इन देशों को भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ इन देशों को भी मिल रहा है। भारत की प्रौद्योगिकी का भी लाभ इन देशों को मिल रहा है। भारत और बिम्स्टेक का क्या महत्व है भारत के नजरिए से? यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। पहला है नेबरहुड नीति, नेबरहुड फर्स्ट। भारत का यह मानना है कि जो हमारे सीमा के नज़दीक देश हैं, उनको प्रधानता मिलनी चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और समर्थन करना चाहिए। उनके आर्थिक वृद्धि में भारत कैसे सहयोग कर सकता है, ये नेबरहुड फर्स्ट की नीति है। और एक्ट ईस्ट, भारत की एक्ट ईस्ट जो है पूरब की तरफ देखो, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। इससे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक विकास और उसका लाभ अन्य देशों को भी मिले। तीसरा है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास। जैसे हमने बताया कि भारत जो आर्थिक गतिविधियां पूर्वी भारत में हो रही हैं, या म्यांमार में या थाईलैंड को जोड़ने वाला जो राजमार्ग बन रहा है, इससे भारत की पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तक जोड़ना है। पूर्वोत्तर भारत को भारत, बंगाल, पश्चिम बंगाल और म्यांमार के क्षेत्रों से रोड, रेल कनेक्टिविटी के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जोड़ रहा है।
क्योंकि आपको घूम के आने में जो है पश्चिम बंगाल आने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर सीधी रोड और रेल कनेक्टिविटी होगी तो जल्दी से उसका माल बंगाल की खाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा, जिससे वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ और औद्योगिकरण में सहायता मिलेगी और इसका लाभ इन बांग्लादेश और म्यांमार को भी होगा। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इसमें चीन भी आर्थिक तौर पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों को काउंटर करने के लिए भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। भारत भी इन देशों में अपनी आर्थिक तौर से मदद करके चीन का प्रभाव कम कर सकता है। चीन एक तरह से जो भारत के सारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पे उनको भारी कर्ज दे के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है। उनको रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के द्वारा भारी कर्ज दे रहा है, जिससे वो जैसे श्रीलंका में पिछले साल श्रीलंका एकदम बर्बादी के कगार पे आ गया, वो डिफॉल्ट होने के कगार पे था, तो भारत ने श्रीलंका की बहुत सारी मदद की, हर तरह से उसको क्रेडिट लाइन दिया, उसको यहाँ से अनाज, पैसे, लगभग 4 अरब डॉलर की मदद अभी तक की है भारत ने श्रीलंका की, जिससे भारत की फिर से अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बांग्लादेश में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी निवेश कर रहा है ताकि चीन के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जाए। चीन की ये कोशिश है भारत को घेरने के लिए वो इन देशों के साथ नए नए बंदरगाह, रोड, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी निवेश कर रहा है ताकि वो भारत को दबा सके। तो बिम्स्टेक एक भारत के लिए एक अच्छा मंच है इन देशों में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क महत्वपूर्ण हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2016 में सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना था, जिसमें भारत और बांग्लादेश वहाँ सम्मिलित होने से मना कर दिए और उसके बाद से सार्क की संगठन महत्वहीन हो गया है, जिसके कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक नया मंच प्रदान करते हैं। बिम्स्टेक सहयोग के जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, संस्कृत सहयोग, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, जलवायु परिवर्तन, ये सारे जो विषय हैं ये सब बिम्स्टेक के प्राथमिकता सूची में है और इसमें सभी देश एक दूसरे की का लाभ उठा रहे हैं। भारत भी इसमें काफ़ी आर्थिक रूप से और अपने सूचना प्रौद्योगिकी में जो क्रांति हुई है भारत में, उसका लाभ इन देशों को दे रहा है। जैसे इन देशों के सैटेलाइट लॉन्च करना हो गया या कृषि में जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है उसको इनके साथ साझा करना, पर्यटन, इन देशों में पर्यटन बढ़ावा देना, सांस्कृतिक सहयोग करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, इन देशों के आपसी लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाना एक दूसरे को जानने समझने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटना, जैसे
उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी हो गई, अनलीगल जो अनलीगल तरीके से जो व्यापार हो, एक दूसरे देशों में व्यापार होता है, आदमियों का पारागमन अनलीगल तरीके से हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। और भारत आतंकवाद पीड़ित देश है, तो इस संगठन के माध्यम से आतंकवाद पे भी प्रभावी रोक लगाई जाए। मादक पदार्थों के पे रोक लगाई जाए। पूर्वोत्तर भारत उग्रवाद पीड़ित से बहुत समय से पीड़ित रहा है, उस पर काफ़ी हद तक सफलता पाई गई है रोकने में। पूर्वोत्तर भारत अब विकास की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है और वहाँ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिम्स्टेक सहयोग में चिन्हित किया गया है। ये सारे विषय सम्मिलित किए गए हैं। बिम्स्टेक के जो स्तंभ हैं, जैसे बांग्लादेश है व्यापार, निवेश और विकास, भूटान है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, भारत में सुरक्षा, उपक्षेत्र, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा। मतलब ये जो विषय हैं ये सब अलग अलग देश के जो जिसको जहाँ पे ज़्यादा जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा आगे काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से। म्यांमार पे कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, उपक्षेत्र कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन, जहाँ पे जिन चीज़ों का ज़्यादा विकास हो सकता है वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है। नेपाल में पीपल टू पीपल संपर्क, सांस्कृतिक पर्यटन और पीपल टू पीपल संपर्क, थिंक टैंक, मीडिया आदि मंच। श्रीलंका को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और थाईलैंड कनेक्टिविटी। इनके बिम्स्टेक के ये सारे आधार स्तंभ हैं। बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र जो है वो काम कैसे करता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन या बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, राज्य सरकार के प्रमुख शामिल होते रहते हैं विचार विमर्श के लिए। मंत्रिपरिषद बैठकें। बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है जिसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बिम्स्टेक का कार्यकारी समूह। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमाह एकत्र होते रहते हैं। हर माह इनकी एक मीटिंग होती रहती है जो कार्यकारी समूह है। व्यापार मंच और आर्थिक मंच, यह निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हो दो महत्वपूर्ण मंच हैं। ये सारे संस्थागत तंत्र हैं जो बिम्स्टेक के कार्य को देखते हैं। बिम्स्टेक के सामने आने वाले समय में कैसी चुनौतियां हैं। सार्क की तरह बिम्स्टेक भी द्वितीय पक्षीय तनाव से बच नहीं पाया है। बिम्स्टेक के बैठकों में निरंतरता का अभाव है। बिम्स्टेक के 2 वर्षों में शिखर सम्मेलन, प्रतिवर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2018 तक 20 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं। बिम्स्टेक के बैठकों में निरंतरता नहीं है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा। जो बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब किया जब वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ। वहीं अन्य प्रमुख सदस्य जैसे थाईलैंड तथा म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पे अधिक केंद्रित हैं। विस्तार का कार्यक्षेत्र। बिम्स्टेक का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि जैसे 14 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे। बांग्लादेश सबसे निकट शरणार्थी संकट से गुजर रहा है।
सामना कर रहा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या लगातार पलायन कर रहे हैं। म्यांमार तथा थाईलैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है। व्यापार मुक्त व्यापार समझौते का अभाव। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं इनके बीच में मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है। बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौता पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। BCIM एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार BCIM के गठन, जिसमें चीन एक सक्रिय सदस्य है, में बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न लग गया है। आर्थिक सहयोग अपर्याप्त ध्यान। अधूरे कार्यों और नई चुनौतियों हेतु एक त्वरित निगरानी समूह पर जिम्मेदारियों का विचार आदान प्रदान करना। वर्ष 2004 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता ATF के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बिम्स्टेक इस लक्ष्य से बहुत दूर है। ATF FTA हेतु आवश्यक 7 घटक समझौतों में से अभी तक केवल 2 ही हो पाए हैं। ये सारी चुनौतियां बिम्स्टेक के संगठन में है। बिम्स्टेक और सार्क संगठन, इसके इनमें क्या समानता है और इनकी क्या उपयोगिता है? यह सार्क संगठन या दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है। बिम्स्टेक यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। दूसरा है, शीत युद्ध काल के दौरान वर्ष 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की बिम्स्टेक की स्थापना शीत युद्ध के बाद 1997 में स्थापना हुई। तीसरा है, सदस्य देशों के मध्य अविश्वास और संदेह की भावना। बिम्स्टेक में सदस्य राष्ट्रों परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हुए हैं। क्षेत्रीय राजनीति से सार्क जो है क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। बिम्स्टेक में इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना, शक्ति संतुलन असीमित है, असममित है। इसमें थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता संतुलन बना हुआ है। यह सार्क में अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% होता है, हो रहा था। बिम्स्टेक में अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक दशक में 6% तक बढ़ गया है और आगे और बढ़ने की संभावना है। बिम्स्टेक की आगे की राह क्या हो सकती है? क्योंकि बिम्स्टेक के क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ सदस्य राष्ट्रों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। यह बिम्स्टेक को मजबूत और अधिक गतिशील बनाने में सहायक होगा। बहुपक्षीय चर्चा, घरेलू और भू राजनीतिक कारणों की जटिलता को देखते हुए इस क्षेत्र में रोहिंग्या संकट जैसी समस्याओं और आर्थिक और सुरक्षा परिणामों के सुचारू वितरण में बाधा बनने से रोकने हेतु निरंतर द्विपक्षीय और समूह स्तरीय चर्चा की आवश्यकता है। भारत को भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भागीदारों के साथ समान रूप से निरंतर राजनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि किसी भी घरेलू राजनीतिक और स्थिर प्रभावों को द्विपक्षीय और समूह स्तरीय कामकाजी संबंधों को प्रभावित करने से रोका जा सके। भारत को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ निरंतर बैठकें आयोजित करनी चाहिए और आपसी समस्याओं का समाधान जो है आपसी बातचीत और समन्वय के साथ करना चाहिए। जब तक देश में राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक भारत और अन्य सदस्यों को म्यांमार की व्यवस्था के प्रबंधन में तेज होने की आवश्यकता है। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं इनको चाहिए कि म्यांमार के ऊपर दबाव डालें। वहाँ एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी, काफ़ी समय से वहाँ तानाशाही सरकार थी, लेकिन बीच में वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था और बाद के चुनाव के बाद कुछ टाइम बाद सरकार का तख्ता पलट करके वहाँ से फिर से जुंटा के नेतृत्व में सैन्य शासन हो रहा है, जिसकी वजह से म्यांमार में रोहिंग्या प्रांत में जो रोहिंग्या लोग हैं वो
शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। बांग्लादेश, भारत में भी बहुत सारी जगहों पे रोहिंग्या रह रहे हैं। उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, वहाँ एक सुसंगठित सरकार का गठन हो। कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। समूह में व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत के दृष्टिकोण के लिए म्यांमार और श्रीलंका जैसी समुद्री साधन संपन्न सदस्यों में फैले एफटीए सभी सदस्य हेतु अप्रत्याशित लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इन देशों को और अपने जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके आर्थिक विकास में और भागीदारी बढ़ानी चाहिए। एक तटीय शिपिंग परिस्थिति तंत्र और एक इंटरकनेक्टेड बिजली ग्रिड परिवहन कनेक्टिविटी के लिए अपनाए गए मास्टर प्लान के अलावा अंतर क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बिम्स्टेक को परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने हेतु अतिरिक्त धन जुटाने पर जोर देने की आवश्यकता है। एक फंड बनाना चाहिए जिसमें बिम्स्टेक देशों को कि बराबर भागीदारी हो और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वहां से धन ले सकें। शिष्टाचार युक्त छवि के साथ भारत पुनर्जीवित समूह बिम्स्टेक जब पुनर्जीवित समूह हो तो अपने व्यापार और आर्थिक क्षमता का एहसास कराने के लिए भारत को इंस्टा ग्रुप पावर और सुल्तान के छोटे सदस्यों के बीच किसी भी शंका को दूर करने में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। जो छोटे छोटे देश हैं उनको सुरक्षा की भावना ना हो। भारत एक बड़ा देश है, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। सैन्य क्षमता में भी भारत काफी मजबूत है और इस वजह से उसके जो पड़ोसी छोटे राष्ट्र हैं उनको ये ना हो कि भारत हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव बना रहा है, तो भारत को उनको एक सहयोगी की भूमिका में उनके साथ निभानी होगी। लोगों और सामानों की आवाजाही और बाधाओं को कम करके सीमा पार से अधिक कनेक्टिविटी तथा निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना का प्रयास करना चाहिए। शिखर सम्मेलन में भी भारत एकमात्र देश है जिसमें सचिवालय की अतिरिक्त धन की पेशकश की और एक विजन दस्तावेज तैयार करने हो प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह की स्थापना के महासचिव के प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत का बिम्स्टेक जो संगठन है इसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग करता है और एक सचिवालय बनाने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की पेशकश की है और एक विजन दस्तावेज तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह बनाने और महासचिव के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अन्य देशों को कार्रवाई के साथ ईमानदारी पूर्ण सहयोग का अनुकरण करने की आवश्यकता। सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश आपस में ईमानदारी से सहयोग की भावना से काम करें। बिम्स्टेक को भविष्य में अन्य क्षेत्रों में जैसे ब्लू इकोनॉमी जो समुद्री इकोनॉमी है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत में एक तरह से डिजिटल क्रांति हुई है हाल के वर्षों में और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। भारत में नए नए स्टार्टअप, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भारत में स्टार्ट हो रहे हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत अपने औद्योगिकरण पे ध्यान दे रही है। नई नई योजनाएं, लाल फीताशाही को कम करना, जल्दी से जल्दी किसी भी योजना को लागू करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जो नई नई उद्योग की आ रही है उसमें एक दूसरे देश के आदान प्रदान करना और सहयोग को आगे बढ़ाने पर बिम्स्टेक के सदस्य देशों को भाग केंद्रित करना चाहिए। ये सब सारी बातें
बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की स्थापना कैसे हुई, बिम्स्टेक और सार्क संगठन में क्या समानता है और क्या इनमें भिन्नता है, बिम्स्टेक कैसे अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना सकता है, बिम्स्टेक और आसियान या और जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनमें आप आपसी सहयोग कैसे बढ़ा सकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बिम्स्टेक संगठन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उपलब्ध हुई होगी। बिम्स्टेक संगठन में भारत और थाईलैंड एक प्रमुख आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं और से बांग्लादेश भी काफ़ी तरक्की कर रहा है, उसकी भी डीजीपी काफ़ी सुदृढ़ है। हाल के वर्षों में कोविड-19 के बाद वहाँ की विकास की रफ्तार थोड़ा धीमी हुई है, लेकिन फिर से वो उसी पुराने उस पे रोड मैप पे आ गया है। तो बिम्स्टेक संगठन पे सभी भागीदारी देशों को और ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत को बिम्स्टेक संगठन में और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि अपने पड़ोसी देशों को भी भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ मिले, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और भारत को भी अपने औद्योगिकरण में सहायता प्रदान हो। भारत की जो अंदरूनी कुछ समस्याएं हैं, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी है और पूर्वोत्तर का उग्रवाद है, या फिर चीन के प्रभाव को सीमित करना हो, इन सब चीज़ों पे भी बिम्स्टेक भारत के लिए उपयोगी मंच साबित हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये था बिम्स्टेक संगठन के बारे में। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी इसके वीडियो के माध्यम से मिली होगी। बिम्स्टेक के से भी बहुत सारे संगठन के बारे में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, बिम्स्टेक और सार्क में संगठन में क्या समानता और क्या भिन्नता है, बिम्स्टेक और आसियान देशों में क्या संबंध है, जैसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या बिम्स्टेक भविष्य में कैसे और प्रभावी भूमिका निभा सकता है इस क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही। यह मेरा YouTube चैनल है @PoliticalScience 2023। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।